आज के वीडियो में हम बात करेंगे सामाजिक विपणन के बारे में, यानी सोशल मार्केटिंग के बारे में। सोशल मार्केटिंग होता क्या है? आजकल ये काफ़ी प्रचलित शब्द है और सोशल मार्केटिंग से तात्पर्य होता है उपभोक्ता के आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन करने से और उन्हें समाज को उपयोग के लिए समर्पित करने से है, जिससे कि समाज के जीवन स्तर में वृद्धि हो सके और उपभोक्ता संतुष्ट हो सके। तो आजकल निर्माताओं और उद्योगपतियों को समाज के हित के लिए सामाजिक विपणन द्वारा विवश किया जाता है, जिससे कि समाज में परिवर्तन लाया जा सके। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई सामाजिक विपणन करता है, सोशल मार्केटिंग करने वाला कोई सोशल मार्केटर है, मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति है, वो समाज में शराब पीने वालों की संख्या यदि कम करना चाहता है तो इसके लिए वह एक नियोजित कार्यक्रम तैयार करता है, विपणन कार्यक्रम, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत वो क्या करता है कि समाज को शिक्षित करेगा और साथ ही साथ वो शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएगा। अब इसके लिए वो मैकार्थी के जो 4 P's होते हैं उसको अपनाता है, जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को वो ध्यान में रखता है। ठीक है, सामाजिक विपणन के अंतर्गत वो यदि 4 P's को इस्तेमाल करता है तो ये आपका होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। तो जब वो शराब पीने के लिए लोगों को मना करता है, समाज को शिक्षित करता है और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताता है, तो सबसे पहले वो प्रोडक्ट के अंतर्गत क्या करता है कि शराब में नशे वाले तत्वों को निर्माताओं को कम करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है ये प्राइस के बारे में है। तो कीमतों के बारे में, लोग शराब कम पिएं इसके लिए उसकी कीमतों को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब है प्लेस के बारे में। तो ऐसी जगहों पर शराब की ठेकों की या शराब पीने वालों की ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जहां लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। उसके बाद में प्रमोशन के अंतर्गत क्या होता है कि शराब के उपलब्धि पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और बताया जा सकता है कि शराब पीने से क्या हानि होती है। तो इस तरीके से जब एक सामाजिक विपणन करता सामाजिक हित के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए विपणन जब इस तरह के विपणन कार्यक्रम के माध्यम से और प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन का इस्तेमाल करता है तो वो समाज के हित के लिए होता है और साथ ही साथ कंपनियां भी या निर्माता भी जिस प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उस प्रोडक्ट को सामाजिक हित के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए बनाते भी हैं, उसकी पैकिंग भी करते हैं और उसकी लेवलिंग भी करते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये नेक्स्ट पॉइंट है समग्र विपणन के बारे में। समग्र विपणन यानी इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग है, ये क्या होती है? तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इसमें क्या होता है कि एक संगठन के सभी विभाग सम्मिलित रूप से उपभोक्ता की संतुष्टि और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। समग्र विपणन में क्या होता है कि एक संगठन के सभी विभाग सम्मिलित रूप से
सम्मिलित रूप से उपभोक्ता की संतुष्टि और उसकी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। उपभोक्ता की संतुष्टि और उसकी सुविधाओं का, ठीक है ना, सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। संभवतः बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में इसकी व्याख्या की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे यदि बात आती है सभी विभाग, तो विपणन के सभी विभाग का मतलब होता है कि एक संगठन के अंतर्गत काम करने वाले सभी विभाग में उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग और मानव संसाधन विभाग आ जाते हैं। सभी विभाग में यही आ जाता है, उत्पादन, ठीक है, वित्त, कार्मिक यानी मानव संसाधन और आपका क्या आ जाता है, विपणन विभाग। ये सभी मिलकर के जो है उपभोक्ता की संतुष्टि को सम्मिलित रूप से काम करते हैं, उसको देखते हुए, और इसमें उपभोक्ता के मस्तिष्क में संस्था के प्रति अच्छा प्रतिबिंब बन जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपभोक्ता का संगठन के हित में अच्छा खासा गुडविल हो जाता है। संगठन का जो गुडविल होता है वो, यानी इसकी जो ख्याति होती है, बढ़ जाती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, विपणन की अवस्थाओं के बारे में। विपणन की अवस्थाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो विपणन की 6 अवस्थाएं होती हैं। किसी भी प्रोडक्ट के विपणन की 6 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। विपणन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो ये 6 अवस्थाएं होती हैं। मार्केटिंग स्टेजेस कितने होते हैं, 6 होते हैं इसमें। तो आखिर इसका विकास कैसे हुआ, मेन बात यह है कि विपणन का विकास किस प्रकार से हुआ, किन अवस्थाओं से होकर के ये गुजरा। तो ये 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरा। सबसे पहली अवस्था इसकी है कि प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया गया था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जब लोगों को आवश्यकता होती थी तभी एक दूसरे के साथ लेन देन करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु। यदि रोटी के बदले अंडे की आवश्यकता है तो रोटी से अंडे का विनिमय यानी आदान प्रदान कर लेते थे वो। आज भी गांव में जो है इस तरह की पड़ोसियों में चलते रहती हैं। किसी के यहाँ से दूध गया तो किसी के यहाँ से फल या सब्जियाँ चली गई। ऐसे ही विनिमय जो होता है, ये जो प्राचीन रूप विनिमय का था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब जो दूसरा इसका रूप आया, विनिमय प्रणाली के जगह पर वस्तु की मांग ज़्यादा होने की वजह से उत्पादन ज़्यादा किया जाने लगा। तो इसीलिए उत्पादन अभिमुखी इसको कहेंगे, उन्मुखी नहीं, अभिमुखी विपणन प्रणाली में जो दूसरा स्टेज था, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में जब ज़्यादा वस्तुओं की मांग हो गई तो उत्पादन अभिमुखी यानी वस्तुओं के उत्पादन पर फोकस किया गया। अब तीसरा जो इसका था स्टेज, इसमें विक्रय अभिमुखी हो गया, ठीक है। यह जो अवस्था थी विक्रय अभिमुखी के अंतर्गत अब विक्रय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा हो गए तो उसके विक्रय की आवश्यकता हुई। इस तरीके से विक्रय का जन्म हुआ। तो अब विक्रय अभिमुखी में अब विक्रय पे कंसंट्रेट किया जाने लगा, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा हो चुके थे, अब इसको खपत करने की लोगों के बीच आवश्यकता थी। इसीलिए विक्रय अभिमुखी विपणन की अवस्था आई। चौथी अवस्था के अंतर्गत क्या किया गया कि एक है आपका विपणन अभिमुखी। विपणन अभिमुखी में क्या हुआ कि विक्रय में प्रतियोगिताओं का सामना किया जाने लगा। चूँकि बहुत सारे उत्पाद आ गए, उत्पादों को बेचा जाने लगा, कस्टमर्स खोजे जाने लगे, ग्राहकों को खोजा जाने लगा। ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गईं, और प्रतियोगिताओं के अंतर्गत क्या क्या किया जाने लगा कि अब वस्तु के उत्पादन के साथ साथ उसके
विपणन विक्रय संवर्धन और का सामूहिक कार्य किया जाने लगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाने लगा कि उत्पादन विपणन विक्रय संवर्धन, ठीक है, उत्पादन विपणन और विक्रय संवर्धन का सामूहिक कार्य विपणन के अंतर्गत किया जाने लगा। अब यहाँ भी क्या स्थिति हो गई कि इसमें जब विपणन अभिमुखी व्यवस्था में गिरावट आने लगी तो विपणन अभिमुखी व्यवस्था में गिरावट आने के कारण उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था बनी। उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था बनी। उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है वहाँ दिखाई ना दे, तो इसको कहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ उपभोक्ता अभिमुखी। उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ, जब विपणन अभिमुखी व्यवस्था में गिरावट आने लगी तो इस व्यवस्था को अपनाया गया, उपभोक्ता अभिमुखी व्यवस्था को, और इसमें उत्पादन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही किया जाता है। क्योंकि जब प्रतियोगिता में भी एक निर्माता को या विपणनकर्ता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो वो अपने ग्राहकों को ध्यान में रखता है, विशेष ग्राहकों को जिन्हें वाकई में उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उसको देखते हुए वो सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को टारगेट करते हुए अपनी वस्तुओं का निर्माण करता है। ये उपभोक्ता अभिमुखी विपणन व्यवस्था हो गई। और लास्ट वाला जो एक है आपका, ये सिक्स्थ यानी छठवां, ये जो अवस्था है इसकी, ये आज के डेट में विपणन प्रबंध के रूप में जानी जाती है। और विपणन प्रबंध में क्या होता है, उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित विपणन प्रबंध की सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता संतुष्टि से संबंधित विपणन प्रबंध की सभी क्रियाओं को, विपणन प्रबंध की सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में परिचय था आपका सोशल मार्केटिंग के बारे में। सोशल मार्केटिंग जो हमने लिखा था, सोशल मार्केटिंग के बारे में। दूसरा है एकीकृत या समग्र विपणन के बारे में, इसको कह सकते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और तीसरा आपका था ये स्टेजेज ऑफ मार्केटिंग के बारे में, यानी विपणन का जो विकास हुआ है विभिन्न स्तरों पे, 6 स्तरों पे, उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही शॉर्ट में परिचय।